A very good morning, my dear students. We are continuing chapter 5, Therapeutic Approaches, in which we had understand the concept of therapy, the concept of psychotherapy, and aims of psychotherapy and therapeutic alliance. What are the three basic characteristics of therapeutic alliance, as well as the 6 parameters, the 6 dimension on which we compare the three basic therapy, the psychodynamic, behavioral, and the humanistic existential. And in previous video we just started the psychodynamic theory, and in psychodynamic theory we studied about the concept of psychodynamic theory, the two basic treatment methodology, which are the free association and the and dream interpretation. Okay, and in modality of treatment we studied about the transference. That means transfer your own feeling, your ideas on to the therapist. In transference there are transference neurosis, the positive and the negative transference. Then second is resistance, where the client is not मतलब जो थेरेपी के जो प्रोसेस होता है उसको प्रोसीड करने से ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस करता है. This is the resistance. Then the interpretation, and in interpretation there are confrontation and the clarification. Confrontation जहाँ पे हम क्लाइंट को फेस टू फेस कराते हैं, उसकी सारी प्रॉब्लम से, उसके सारी उसने जो भी कहा है उसको उसके फ्रंट ऑफ में रख देते हैं और उसे उसके बारे में अवेयर कराते हैं कॉन्शियसली. देन द इन क्लैरिफिकेशन हम इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि उसके इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है उसे हाईलाइट करते हैं, उसे जो मेन जिस्ट है उस सारे नॉनसेंस कम्युनिकेशन के में से जो वैल्यूएबल कम्युनिकेशन का पार्ट है, जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं उसे हम हाईलाइट करते हैं इन क्लैरिफिकेशन. एंड रिपीटेड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरेंस, रेजिस्टेंस एंड क्लैरिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन इज नोन एज द वर्किंग थ्रू, जहाँ पे हम इसी रिपीटेड प्रोसेस के थ्रू से इनसाइट गेन करते हैं. सो देयर आर द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द साइकोडायनामिक थेरेपी इज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट. ठीक है, क्या ड्यूरेशन होता है? हालांकि हमने प्रीवियस पैरामीटर वाले सेक्शन में ये ऑलरेडी स्टडी किया है कि ड्यूरेशन जो होता है साइकोडायनामिक का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है. दे टुक ऑलमोस्ट फ्यू ईयर्स, सेवरल ईयर्स. ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे हम 3 फेजेस में इसके ड्यूरेशन को कंपेयर करेंगे. सो इंटेंस ट्रीटमेंट आर बेसिकली इन 3 phases. First is initial phase, so where the client become familiar with the routineness and establish a therapeutic relationship and recollect the superficial material from the consciousness about the past and present. ठीक है, यहाँ पे इनिशियल फेज होता है. बेसिकली जब हम इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट को फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हमारा जो फ्री एसोसिएशन का फेज़ है, जिस टाइम पे हम फ्री एसोसिएशन यूज़ कर रहे हैं उसके इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट को यूज़ करने के लिए, ड्रीम इंटरप्रिटेशन यूज़ कर रहे हैं उसके अनकॉन्शियस मटेरियल को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वो जो फेज़ होता है हमारा, जहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको एलिसिट कर रहे हैं टू दी कॉन्शियस माइंड. सो दिस इज द इनिशियल फेज. नाउ सेकेंड फेज इज middle phase, which is characterized by the transference, resistance on the part of the client, and confrontation, clarification and working through on the therapist part. ठीक है, जो हमारा क्लाइंट है वो क्या कर रहा है, वो ट्रांसफेरेंस करता है, ट्रांसफेरेंस और रेजिस्टेंस शो करता है. इन ट्रांसफेरेंस देयर आर पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, दोनों तरह का. यहाँ पे मतलब जो क्लाइंट है वो एक्टिव है, जो थेरेपिस्ट है वो पैसिव है, वो सिर्फ सुन रहा है, लिसनर का रोल प्ले कर रहा है थेरेपिस्ट, और क्लाइंट कम्युनिकेट कर रहा है, क्लाइंट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है. ठीक है, इन ट्रांसफेरेंस एंड रेजिस्टेंस. एंड रेजिस्टेंस को आफ्टर जब क्लियर कर देता है थेरेपिस्ट, आफ्टर दैट कन्फ्रंटेशन एंड क्लैरिफिकेशन. दैट्स मीन द इंटरप्रिटेशन पार्ट्स विच आर कंडक्टेड बाय द थेरेपिस्ट. थेरेपिस्ट उसे कंडक्ट करता है, जहाँ पे वो क्लैरिफाई करता है, कन्फ्रंट करता है एंड वर्किंग थ्रू का रिपीटेड प्रोसेस करता है, जिसके थ्रू क्लाइंट जो है वो इनसाइट गेन करता है. ठीक है, सो दिस इज द मिडिल फेज. द एक्चुअल ट्रीटमेंट फेज इज द मिडिल फेज. ठीक है, इनिशियल स्टेज जहाँ पे हम सिर्फ प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न एंड टाइप डायग्नोज करते हैं. देन मिडिल फेज जहाँ पे हम एक्चुअल ट्रीटमेंट मोडालिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, अप्लाई करते हैं. नाउ द थर्ड फेज. So in third phase, termination. The third phase is known as termination. The relationship with the analyst is dissolved, and the client
प्रिपेयर टू लीव द थेरेपी, ठीक है। इस स्टेज तक क्लाइंट जो है वो इनसाइड, इमोशनल इनसाइड एंड द कॉग्निटिव इनसाइड गेन कर चुका रहता है, एंड देयर इज़ अ नीड फॉर टर्मिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप, टर्मिनेशन ऑफ द थेरेप्यूटिक अलायंस। तो उस स्टेज पे जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट को अवेयर कराता है और उसे इस रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए, टर्मिनेशन के लिए बोलता है, और यहाँ पे ये रिलेशनशिप क्लोज हो जाती है, एंड हो जाती है। बट द फीडबैक सेशंस आर स्टिल कंटिन्यूइंग, ठीक है। फीडबैक सेशंस फिर भी चलते रहते हैं आफ्टर फ्यू मंथ्स। दिस इज ऑल अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड द साइकोडायनामिक थेरेपी. As you know, this is the oldest form of therapy and very popular therapy, but there is need of expertization. So यहाँ पे बहुत ही एक्सपर्ट साइकोथेरेपिस्ट चाहिए होता है. यहाँ पे कोई भी सिर्फ बेसिक स्टडी के बेसिस पे विदाउट एक्सपीरियंस साइकोडायनामिक नहीं अप्लाई करता. तो जो बहुत एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, वही इसे अप्लाई करते हैं. इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग जिनके पास होती है. सो बेसिकली ये काफ़ी यूज़फुल है, बिकॉज ये जो हमारे मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, उसका रूट कॉज ही डिलीट करके उसके बाद ये ट्रीटमेंट होता है. मतलब रूट से ट्रीटमेंट किया जाता है. सो दैट्स वाई जो ट्रीटमेंट होता है वो परमानेंट होता है, ठीक है. प्रॉब्लम्स के और सिम्टम्स के वापस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. एंड बेसिकली थ्री ग्रुप ऑफ टाइप ऑफ जो डिसऑर्डर्स हैं, इनके लिए ये बेस्ट है. फॉर एग्जांपल सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर एंड शिजोफ्रेनिया. इन 3 टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए साइकोडायनामिक अप्रोच जो है, साइकोडायनामिक थेरेपी जो है, वो काफ़ी सुटेबल है. सो दिस इज ऑल अबाउट द साइकोडायनामिक थेरेपी. Now let's move to our next therapy, which is behavioral therapy, which is again a very important therapy for your exam point of view, and this is very practical therapy. So this is the behavior therapy. Behavior therapists postulate that the psychological distress arises because of faulty behavior pattern or thought pattern, and it is therefore focused on the behavior and thought of the client in the present. This therapy is basically focused on the present problems, the present symptoms, ठीक है. This is focuses on the behavior. जबकि साइकोडायनामिक किस पे फोकस करती थी? They are mostly focuses on the पास्ट एक्सपीरियंस, स्पेशली इन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ठीक है. जबकि बिहेवियर थेरेपी जो है वो प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर चलती है, प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है उस पर फोकस करती है. उसके लिए पास्ट इन्फॉर्मेशन सिर्फ उतनी ही रेलिवेंट है जिससे वो कॉजेज को फाइंड आउट कर पाए, दैट्स इट. इससे ज़्यादा वो उस पर फोकस नहीं करती है. सो पास्ट इज रेलिवेंट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ द फॉल्टी बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न. सो द पास्ट इज नॉट एक्टिवेटेड और रिलीव्ड, ओनली द फॉल्टी पैटर्न आर करेक्टेड इन द प्रेजेंट, ठीक है. हम पास्ट में जाके उसे करेक्ट तो नहीं कर सकते, नहीं करने की कोशिश करते, बल्कि हम क्या करते हैं, प्रेजेंट फॉल्टी बिहेवियर को, जो हमारा प्रेजेंट फॉल्टी पैटर्न है बिहेवियर का, उसे हम रिप्लेस करते हैं टुवर्ड द राइट बिहेवियर और द करेक्टेड फॉर्म ऑफ द बिहेवियर. So the clinical application of learning theory principles constitute behavioral therapy, as you understand in a theory, in a chapter 2nd. So the behavior theory is basically based on the learning principles, and this is only focuses on the learning principle, and the clinical application of learning theory principles constitute behavioral therapy. So behavior therapy consists of a large set of specific techniques and interventions, and it is not a unified theory which is applied in respective of the clinical diagnosis or the symptoms present. The symptoms of the client and the clinical diagnosis are the guiding factor in the selection of the specific technique or intervention to be applied. So treatment of phobias or excessive and crippling fears would require the use of one set of techniques, while that of anger outburst would require another, and a depressed client would be treated differently from a client who is anxious. The foundation of behavior therapy is on formulating dysfunction or faulty behavior, the factor which reinforce and maintain this behavior, and devising method by which they can be changed. सो बेसिकली जो बिहेवियर थेरेपी होती है, ये किसी एक थेरेपी पे फोकस नहीं करती, ये अपनी कोई बिहेवियर थेरेपी नहीं डेवलप की है, बल्कि बहुत सारे टेक्निक्स इन्होंने डेवलप किए हैं, ठीक है. ग्रुप ऑफ बिहेवियरिस्ट ने बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की हैं, एंड दे आर चूजिंग द पर्टिकुलर वन टेक्निक फॉर अ
वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, किसी एक रेलिवेंट प्रॉब्लम के लिए किसी एक तरह की टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है. ज़रूरी नहीं है कि जो एंग्जाइटी के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करें सेम टेक्निक हम डिप्रेशन के लिए यूज़ करें. नो, देयर इज़ रिक्वायरमेंट फॉर द टेक्निक्स, ठीक है, अलग पर्सपेक्टिव में अलग टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट है. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम, ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट पर्सपेक्टिव, उसके बेसिस पे टेक्निक्स को सेलेक्ट किया जाता है. एंड मतलब यहाँ जो है ये टेक्निक्स है ये बहुत ही स्पेसिफाइड है, और हम क्लाइंट के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उसके एंटीसीडेंट्स एंड द मेंटेनेंस फैक्टर को अंडरस्टैंड करके उसके बेसिस पे हम टेक्निक सेलेक्ट करते हैं. So this is about the behavioral therapy. So behavior therapies postulate that psychological distress arise because of faulty behavior pattern और thought pattern. हमारा जो भी faulty behavior है जो कि हमने learn किया है उसी की वजह से हमारा सारा प्रॉब्लम होता है, और उसे हम सेम वे में अनलर्न भी कर सकते हैं, एंड सेम वे में हम मतलब जो अडेप्टिव बिहेवियर है हम उससे भी लर्न कर सकते हैं. दैट्स मीन द मेजर कॉज फॉर प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर इज द मैल एडेप्टिव बिहेवियर. This is belief of the behavioral therapy, and it is focused on the present thought and behavior of the client, and it is based on the learning theory principles, and the learning principles are applied in a therapy. ठीक है, different learning principles को हम different techniques के वे में अप्लाई करते हैं यहाँ पे, and उसके बेसिस पे हम क्लाइंट को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं. Behavior therapies are basically best for the treatment of the phobias, anger outburst, anxiety, depression and excessive fears. ठीक, ये सारे ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए बिहेवियर थेरेपी बहुत ज़्यादा सुटेबल है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, बहुत इफेक्टिव है. ठीक है. So some assumptions about the behavior therapy. Behaviorists believe that the de-stress arises due to the faulty learning, or you can say the maladaptive learning, and the client unlearn the faulty behavior and relearn a new one by various techniques. ठीक है, they believe the maladaptive behavior is depressed or the declined by the different techniques, and the new behavior is relearned by the different techniques. एंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट, इसको हम किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं. फर्स्ट स्टेज में हम क्लाइंट से इंटरव्यू करते हैं. बाय द इंटरव्यूइंग एंड द एनालाइजिंग वी अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स प्रॉब्लम, द बिहेवियरल प्रॉब्लम रिलेटेड टू बिहेवियर, एंड द प्रॉब्लम विच आर इन अ रूट. ठीक है, क्या हमारे प्रॉब्लम्स का रूट क्या है, कहाँ से वो स्टार्ट हुई है, एंड व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, उन्हें हम एनालाइज करते हैं थ्रू द इंटरव्यू. देन सेकेंड स्टेप में आइडेंटिफिकेशन ऑफ malfunctioning behavior and antecedent factor and maintaining factor. What are the antecedent factor and the maintaining factor for the particular type of malfunctioning behavior, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं. देन द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द एंटीसीडेंट ऑपरेशंस एंड कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशंस आर यूज. ठीक है, ये सारे यूज़ किए जाते हैं. द एंटीसीडेंट ऑपरेशंस एंड द कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशंस आर बेसिकली द मेजर थेरेपी विच वी आर यूजिंग. ठीक है, फर्स्ट फेज में हमने इंटरव्यू किया, सेकेंड फेज में हमने आइडेंटिफाई किया कि मैल फंक्शनिंग बिहेवियर, मैल अडेप्टिव बिहेवियर का क्या एंटीसीडेंट फैक्टर है और क्या मेंटेनिंग फैक्टर है, दिस इज द कॉज. आफ्टर दैट हम ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, एंटीसीडेंट ऑपरेशंस और कॉन्सिक्वेंस ऑपरेशंस जो हमारे हैं, दिस इज द थेरेपी. ठीक है, यही वो टेक्निक, यही वो थेरेपीज है जिसके थ्रू हम क्लाइंट को ट्रीट करते हैं. सो दिस इज अबाउट द स्टेप्स ऑफ द बिहेवियर थेरेपी. सो नाउ मूव टू द method of treatment, how we treat in a behavior therapy. So the client with psychological distress or with physical symptoms which cannot be attributed to physical disease is interviewing with a view to analyze her or his behavioral patterns. ठीक है, and then the behavioral analysis is conducted to find malfunctioning behavior and the antecedent of faulty learning and the factors that maintain or continue faulty learning. So malfunctioning behavior are those behavior which cause distress to the client. मैल फंक्शनिंग बिहेवियर हम किसे कह रहे हैं, जो कि हमारे फॉल्टी बिहेवियर के अंदर कंसीडर होंगे, और विच आर बेसिकली जो क्लाइंट है उसके अंदर वो डी स्ट्रेस को अराइज कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज द कॉज ऑफ डी स्ट्रेस ऑफ द क्लाइंट. देन द एंटीसीडेंट फैक्टर आर दोज कॉज विच
predispose the person to indulge the in the that behavior. Maintaining factor are those factors which lead to the persistence of the faulty behavior. There are two concepts, antecedent factor and the maintaining factor. एंटीसीडेंट फैक्टर वो कॉज होते हैं, वो प्रीडिस्पोज्ड कॉज होते हैं जो कि हमारे बिहेवियर को स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट करते हैं एक तरह से, ठीक है. एंटीसीडेंट फैक्टर आर दोज कॉज विच प्रीडिस्पोज ऑफ द पर्सन इंड्यूल द दैट बिहेवियर, ठीक है, वो उसको इंड्यूल करते हैं, उस बिहेवियर को स्टार्ट करते हैं. देन द मेंटेनेंस फैक्टर वो होते हैं विच फैक्टर्स लीडिंग टू परसिस्टेंस ऑफ द फॉल्टी बिहेवियर, उसे कंटिन्यू मेंटेन रखते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज द मेंटेनेंस बिहेवियर. एन एग्जाम्पल वुड बी अ यंग पर्सन who has acquired the malfunctioning behavior of smoking and seek help to get rid of smoking smoking. So behavioral analysis conducted by interviewing the client and the family member reveals that the person started smoking when he was preparing for the annual examination. ठीक है, हमने इंटरव्यू किया फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट से. क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे एग्जांपल जो हम ले रहे हैं उसमें क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या थी कि वो स्मोकिंग बिहेवियर करता है एंड स्मोक हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ स्मोक, सीक्स हेल्प फॉर दी रिड ऑफ द स्मोकिंग, ठीक है. वो इस प्रॉब्लम को लेके क्लाइंट थेरेपिस्ट के पास आता है. सो बिहेवियर एनालिसिस हम कंडक्ट करते हैं. आफ्टर दैट हम इंटरव्यू के बेसिस पे ये हमें रिवील होता है, ये पता चलता है हमें कि उसने ये स्मोकिंग फर्स्ट टाइम स्टार्ट की थी जब उसके एनुअल एग्जामिनेशन चल रहे थे एंड ही हैड रिपोर्टेड रिलीफ फ्रॉम एंग्जाइटी अपॉन स्मोकिंग, ठीक है. उसने ये बताया हम जो कि इनिशियल सेशंस में हमने ये फाइंड आउट किया कि जो पर्सन है, जो क्लाइंट है हमारा, उसने एंग्जाइटी से रिलीफ पाने के लिए उसे लगा कि वो स्मोकिंग करेगा, दैन आफ्टर स्मोकिंग ही फील रिलैक्स्ड एंड ही फील मतलब जो भी उसकी एंग्जाइटी थी वो रिवील हो जाती है. दैट्स वाई उसने स्मोकिंग स्टार्ट की. सो दस एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस बिकम्स द कॉजेशन और एंटीसीडेंट फैक्टर, ठीक है. दैट्स मीन उसके लाइफ में ही लर्न, ही फॉल्टी बिहेवियर उसका क्या हुआ, वो उसने लर्न किया कि जब भी एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन होगी, जब भी हम एंशियस फील करेंगे, हम स्मोकिंग करेंगे एंड स्मोक हेल्प अस फॉर रिलीविंग दी एंग्जाइटी, ठीक है. हमारा स्ट्रेस एंग्जाइटी लेवल को डिक्रीज कर देता है स्मोकिंग. ये उसने लर्न किया. दिस इज द काइंड ऑफ फॉल्टी लर्निंग, ठीक है. और एसोसिएशन हुआ. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग. यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है. जब हम स्मोक कर रहे हैं तो हमारी जो जो हमारा स्ट्रेस था, जो एंग्जाइटी थी, वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो जा रही है, रिलीव हो जा रही है. तो यहाँ एसोसिएशन हो जा रहा है स्मोकिंग एंड रिलैक्सिंग एंग्जाइटी में. तो इस एसोसिएशन के बेसिस पे ये लर्न हो रहा है. देन ये क्या कहाँ हो रहा है, हम प्रैक्टिकली से अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ सिचुएशंस में. वेन एवर वी फील एंशियस, वेन एवर वी फील स्ट्रेस्ड, वी स्टार्ट स्मोकिंग, ठीक है. तो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ से देखो कितना क्लियरली एक्सप्लेन हो रहा है सारा सिनेरियो. सो एन एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस बिकम द कॉजेशन और द एंटीसीडेंट फैक्टर. सो दिस इज नोन एज द एंटीसीडेंट फैक्टर. जब भी हमको जो एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन होगी वो हमारे लिए एक एंटीसीडेंट फैक्टर्स की तरह रोल प्ले करेगी एंड द फीलिंग ऑफ रिलीफ बिकम द मेंटेनिंग फैक्टर, ठीक है. हमें रिलीफ हो रहा है, दिस इज हमारा, ये क्या है, हमारा मेंटेनिंग फैक्टर है. दैट्स वाई हम रिपीटेटिव यूज़ कर रहे हैं स्मोकिंग, ठीक है. हम रिपीटेटिव स्मोकिंग कर रहे हैं, हम स्मोक यूज़ कर रहे हैं रिपीटेटिव फॉर रिलीविंग विद द एंग्जाइटी. सो दिस इज द मेंटेनिंग फैक्टर, ठीक है. जहाँ पे भी एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन है वो क्या है, हमारा एंटीसीडेंट फैक्टर है, बिकॉज वो हमारे इस बिहेवियर के लिए कॉज है, हमारे स्मोकिंग बिहेवियर के लिए एक कॉज की तरह रोल प्ले कर रहा है, ठीक है. ये हमें प्रोवोक कर रहा है फॉर टेकिंग फॉर यूजिंग द स्मोक, ठीक है. सो दिस इज द एंटीसीडेंट फैक्टर. मेंटेनेंस फैक्टर क्या है, हमारा जो रिलैक्सेशन है, हमारा जो रिलीव हमें मिल रहा है, जो फीलिंग ऑफ रिलीफ है, दिस इज द मेंटेनिंग फैक्टर फॉर हिम टू कंटिन्यू स्मोकिंग. So the client has acquired the operant response of smoking which is maintained by the reinforcing value of relief from anxiety, ठीक है. तो क्लाइंट क्या कर रहा है, एक ऑपरेंट रिस्पॉन्स कर रहा है स्मोकिंग का. ऑपरेंट दैट्स मीन एक ऐसा रिस्पॉन्स जो कि सडन हुआ, ठीक है. हमने रैंडमली अप्लाई किया. आपने पढ़ा है रैट वाले एग्जाम्पल में इन अ प्रीवियस क्लास, ठीक है, क्लास 11th में जब हमने स्किनर बॉक्स का रैट वाला एग्जाम्पल. ऑपरेशंस दैट्स मीन रैंडम बिहेवियर, ठीक है. और कोई रैंडम बिहेवियर से अगर आप टारगेट बिहेवियर पे पहुंच जा रहे हो, आपको रीइंफोर्समेंट मिल जा रहा है, ठीक है. आपने रैंडमली कुछ भी बिहेवियर किया एंड एक बिहेवियर आपका जो था वो रीइंफोर्स हो गया. सो यू लर्न दैट कि दिस बिहेवियर इज
एक्चुअली राइट बिकॉज ऑफ द यू गेट द रीइंफोर्समेंट. ठीक है, तो ये आपका ऑपरेशन रिस्पॉन्स ऑफ स्मोकिंग था, ऑपरेंट रिस्पॉन्स था स्मोकिंग का, एंड विच इज मेंटेन बाय द रीइंफोर्सिंग वैल्यू ऑफ रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी. यू एक्चुअली फील रिलैक्स्ड when you smoke the smoking. ठीक है, so this is the maintaining force because it reinforce you. So once the faulty behavior which cause de-stress have been identified, a treatment package is chosen. ठीक है, सबसे पहले स्टेज में, सबसे पहले फेज में हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके साथ साथ हम एंटीसीडेंट फैक्टर्स और मेंटेनेंस फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं. सो जब यहाँ तक हमारा प्रोसेस हो जाता है तो हमारा इनिशियल फेज ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है. इसके बाद नाउ द टर्न ऑफ द चूजिंग द टेक्निक, चूजेज द ट्रीटमेंट पैकेज बाय द अवेलेबल टेक्निक्स. ठीक है, हम ट्रीटमेंट पैकेज चूज़ करते हैं और बाय द जो हमारे पास अवेलेबल टेक्निक्स है उसके बेसिस पे, एंड चूज़ करते हैं कि विच टेक्निक इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर दिस क्लाइंट. सो द एम ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ टू एंटीगुएश और एलिमिनेट द फॉल्टी बिहेवियर्स एंड सब्स्टिट्यूट देम विथ एडेप्टिव बिहेवियर. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेसिकली इन दिस स्टेप, द एम ऑफ इट्स ट्रीटमेंट, जो हम ट्रीटमेंट प्लान चूज़ करते हैं, जो ट्रीटमेंट पैकेज हमने चूज़ किया क्लाइंट के लिए, उसमें हमारा जो एम रहता है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि हम जो क्लाइंट का फॉल्टी बिहेवियर है, जो कह सकते हैं जो लीडिंग कॉज है, जो बिहेवियर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सटिंग्विश कर रहे हैं और एलिमिनेट कर रहे हैं उस फॉल्टी बिहेवियर को, एंड उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक अडेप्टिव बिहेवियर से. ठीक है, मतलब डिक्रीज करना आपका, ख़त्म करना आपका फॉल्टी बिहेवियर, एट द सेम टाइम अडेप्टिव बिहेवियर को रीलर्न कराना. दिस इज द टारगेट, दिस इज द एम ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग द थेरेपी ट्रीटमेंट पैकेज. And the therapist does this through establishing antecedent operations and consequent operations. किसके थ्रू हम करते हैं ये पूरा प्लान? बेसिकली हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, हम एंटीसीडेंट ऑपरेशंस एंड कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशंस यूज करते हैं. नाउ व्हाट इज दीज टू? फर्स्ट ऑफ ऑल so antecedent operations control behavior by changing something that precedes such a behavior. ठीक है, द चेंज कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रीइंफोर्सिंग वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस. दिस इज कॉल्ड एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन. ठीक है, इस पूरे बिहेवियर को जहाँ हम एंटीसीडेंट ऑपरेशंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम उसको डिक्रीज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को, रीइंफोर्सिंग वैल्यू को, इसको पूरे ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं, एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन कहते हैं, जहाँ पे हम न्यू बिहेवियर एस्टैब्लिश करते हैं और प्रीवियस बिहेवियर जो कि फॉल्टी था उसे डिक्रीज करते हैं. So antecedent operations control behavior by changing something that precedes such a behavior. जो cause होता है जिसकी वजह से वो particular faulty behavior increase हो रहा है, particular faulty behavior show हो रहा है, उस cause को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं. ठीक है, उस कॉज को हम उस प्रिसीडिंग कॉज को ही चेंज कर देते हैं, जिससे कि जो हमको रीइंफोर्सिंग वैल्यू मिल रही थी उस बिहेवियर को कंटिन्यू करने के लिए, वो हमें नहीं मिलती. ठीक है, सो प्रिसीड सच अ बिहेवियर एंड द चेंज कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रीइंफोर्सिंग वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस. जो हमें मिल रहा था उसकी वैल्यू को हम डिक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे कि हमें रीइंफोर्समेंट की वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी. So this is called establishing operation. For example, if a child gives trouble in eating dinner, and establishing operations would be to decrease the quantity of food served at tea time. So this would increase the hunger at dinner and thereby increasing the reinforcing value of food at dinner. This is the typical example. अब यहाँ पे देखो क्या consequent operation है और क्या antecedent operation है. So हम यहाँ पे एक antecedent operation इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ये पूरे प्रोसेस को, दोनों प्रोसेस जहाँ पे एंटीसीडेंट ऑपरेशन भी है और कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन भी है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन, जहाँ पे हम नए बिहेवियर को रीलर्न करा रहे हैं, नए बिहेवियर को, न्यू अडेप्टिव बिहेवियर को लर्न करा है, एट द सेम टाइम जो फॉल्टी बिहेवियर था उसे हम डिक्रीज कर रहे हैं. दिस होल ऑपरेशन इज नोन एज द एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन. सो टेक द एग्जाम्पल. सो इफ अ चाइल्ड गिव ट्रबल इन ईटिंग डिनर, and establishing operation would be to decrease the quantity of food served at tea time. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो टी टाइम पे हम जो फूड, जो स्नैक्स प्रोवाइड कराते हैं चाइल्ड को, वो हम डिक्रीज कर दे रहे हैं. ठीक है, तो ये एक तरह का एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन है, जहाँ से हम फिर उसके न्यू बिहेवियर को लर्न करा पाएंगे. ठीक है, एंड डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ फूड सर्व एट टी टाइम, एंड दिस वुड इंक्रीज द हंगर एट डिनर.
इससे क्या होगा, जब हमने हमने स्नैक्स का जो टाइम था उस स्नैक के टाइम पे हमने स्नैक की क्वांटिटी को डिक्रीज़ किया, तो इसके थ्रू क्या होगा, डिनर के टाइम पे जो हंगर होगा वो इंक्रीज़ होगा. सो ये जो हंगर इंक्रीज हो रहा है एट द टाइम ऑफ डिनर, देयर बाय इंक्रीज द रीइंफोर्सिंग वैल्यू ऑफ फूड एट डिनर. ठीक है, इसलिए जो फूड की जो रीइंफोर्सिंग वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. हमने पढ़ा ना ऑपरेशन, हम जब हम इस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन करते हैं तो हम रीइंफोर्समेंट की वैल्यू को डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, हम डिनर जो हमारा डिनर है वो हमारा कॉन्सिक्वेंस है, फूड और डिनर, वो उसकी वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं. उसकी जो रीइंफोर्सिंग वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है. कैसे हो जा रही है, क्योंकि हम जो स्नैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं इवनिंग टाइम में उसकी क्वांटिटी को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी डिक्रीज़ कर रहे हैं स्नैक्स की इवनिंग टाइम पे, एंड डिनर की फूड की जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी रीइंफोर्सिंग वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी. एंड प्रेजिंग द चाइल्ड व्हेन ही और शी ईट्स प्रॉपरली टेंड टू एनकरेज दिस बिहेवियर. ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड में क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट के लिए क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम चाइल्ड को प्रेज कर रहे हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग द डिनर, आफ्टर फिनिशिंग द डिनर, चाइल्ड को प्रेज कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि हम चाइल्ड को एक चॉकलेट दे रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द डिनर इन अ राइट वे. सो ये किस तरह का काम करेगा, ये हमारा एक रीइंफोर्समेंट की तरह रोल प्ले करेगा. एंड द एंटीसीडेंट ऑपरेशन इज द रिडक्शन ऑफ फूड एट टी टाइम, एंड द कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन इज प्रेजिंग द चाइल्ड फॉर ईटिंग डिनर. ठीक है, यहाँ पे एंटीसीडेंट ऑपरेशन क्या हुआ, एंटीसीडेंट ऑपरेशन ये था, हमने रियलाइज़ किया कि डिनर में चाइल्ड जो था वो फूड कम्प्लीटली फिनिश नहीं कर रहा है बिकॉज उसका स्टमक फुल है. ठीक है, उसे हंगर नहीं फील हो रही, तो दैट्स वाई वो डिनर के टाइम पे फूड कम्प्लीटली फिनिश नहीं कर रहा है. ये हमने इनिशियल सेशन में अंडरस्टैंड किया इंटरव्यू के टाइम पे. देन हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, हमने क्या कह सकते हैं उसका, एंटीसीडेंट ऑपरेशंस इस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन का प्लान बनाया, जिसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले हम इवनिंग टाइम के स्नैक को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ स्नैक एट इन इवनिंग टाइम वो डिक्रीज़ कर रहे हैं. दिस इज़ द एंटीसीडेंट ऑपरेशन. ये हमारा एंटीसीडेंट ऑपरेशन है जहाँ पे रिडक्शन ऑफ फूड हो रहा है एट टी टाइम. देन कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन हम क्या हो रहा है हमारा, प्रेजिंग द चाइल्ड फॉर फिनिशिंग द डिनर. जब चाइल्ड डिनर फिनिश कर ले रहा है तो उसके बाद हम उसको प्रेज कर रहे हैं या चॉकलेट से रीइंफोर्स कर रहे हैं. सो दिस इज दी कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन. ठीक है, तो और इस दोनों के प्रोसेस को मिला के हम क्या कह रहे हैं, एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन. ठीक है, सो द कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन इज प्रेजिंग द चाइल्ड फॉर ईटिंग डिनर एंड इट एस्टैब्लिश द रिस्पॉन्स ऑफ ईटिंग डिनर. सो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है, जो इस्टेब्लिशमेंट जो हम चाह रहे थे कि जो चाइल्ड है वो कंप्लीट करे डिनर एट अ टाइम, तो डिनर के टाइम तक चाइल्ड को सफिशिएंट अमाउंट में हंगर फील हो रहा है और वो कंप्लीट कर रहे हैं. तो हमारा जो एम था पूरी टेक्निक को यूज़ करने का, हमारा जो एम था इस्टेब्लिश करने का, बिहेवियर इस्टेब्लिश करने का, डिनर बिहेवियर, वो हमने किया. वो हम इस्टेब्लिश कर पाते हैं थ्रू द इंट्रोड्यूसिंग द एंटीसीडेंट ऑपरेशन एंड द कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशंस. आई जस्ट होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. Now we understand what is the antecedent operations and the consequent operations and what is the establishing operations. ठीक है, इन तीनों के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद लेट्स मूव ऑन टू द बिहेवियरल टेक्निक्स. व्हाट आर द बिहेवियरल टेक्निक्स? सो देयर आर सो मेनी टेक्निक्स. फॉर एग्जांपल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, negative reinforcement, token economy, aversion conditioning, systematic desensitization, principle of reciprocal inhibitions, and the modeling. So these are the techniques which we use for treating the child or treating the maladaptive behavior. Let's look at these techniques in a detail. So you can see here a range of technique is available for changing behavior, and the principle of these techniques are to reduce the arousal level of the client and alter behavior through classical conditioning और operant conditioning. यहाँ पे पहले हम उसके arousal level को decrease करते हैं. After that we introduce the operant conditioning और the classical conditioning का हम principle introduce करते हैं उसके behavior को alter करने के लिए, मतलब alternative behavior patterns को establish करने के लिए इन दो techniques को हम use करते हैं. And different contingencies को use करते हैं reinforcement की. You understand the schedule of reinforcement where the type of reinforcement will be इंट्रोड्यूस्ड. तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट कॉन्टीजेंसीज ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड एज वेल एज टू यूज़ वेकेरियस लर्निंग प्रोसीजर्स. ठीक है, इफ़ नेसेसरी. तो जो भी वेकेरियस लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, उन्हें भी हम यूज़ करते हैं फॉर चेंजिंग द बिहेवियर. नाउ
First technique is the positive reinforcement. So if a particular type of behavior occur rarely, मतलब जो behavior हम expect करते हैं child से, वो behavior अगर rarely वो show करता है या नहीं show करता है, so in this situation we use the positive reinforcement. Positive reinforcement is given to increase the deficit, that the repetition of that particular behavior will be increased by the positive reinforcement. For example, if a child does not do homework regularly, एंड तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यहाँ हम क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में बी यूज बाय द चाइल्ड्स मदर बाय प्रिपेयरिंग द चाइल्ड्स फेवरेट डिश वेन एवर ही और शी डज होमवर्क एट द अपॉइंटेड टाइम. ठीक है, अगर हम उसे एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं कि दिस इज द टाइम वेन एवर यू कंप्लीट योर होमवर्क, आई विल प्रिपेयर डिलीशियस डिश जस्ट फॉर यू. ठीक है, सो इस तरह से हम जब उसे एक क्या कह सकते हैं, हम लालच जब उसे देते हैं किसी चीज़ के लिए, हम उसको प्रॉमिस करते हैं कि इफ़ यू कंप्लीट दिस वर्क, इफ़ यू डन दिस वर्क, इफ़ यू डन दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, सो वी गिव यू समथिंग. ठीक है, सो मेनी कुछ भी हो सकता है, चॉकलेट या टीवी देखने को दे सकते हैं कि हम इफ़ यू कंप्लीट योर होमवर्क आई विल गिव यू रिमोट फॉर 1 आवर. ठीक है, हम आपको 1 घंटे टीवी देखने को देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट योर होमवर्क. तो इस टाइप के बिहेवियर से हम उस पर्टिकुलर बिहेवियर, होमवर्क बिहेवियर को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जिस बिहेवियर की इंटेंसिटी, जिस बिहेवियर की रिपीटेशन को हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं. दिस टेक्निक इज़ बेसिकली यूज फॉर इंक्रीजिंग द बिहेवियर. ठीक है, दिस इज़ दी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जहाँ पे हम पॉजिटिवली प्रेज करते हैं या उसे किसी चीज़ का, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स का लालच देते हैं या उसे इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर प्रेजिंग अ काइंड ऑफ बिहेवियर. सो दिस इज़ दी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. नेक्स्ट वन इज़ अ निगेटिव रीइंफोर्समेंट. नाउ निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? निगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम second is a negative reinforcement. Negative reinforcement, that's mean following an undesired response with an outcome that is painful or not liked. ठीक है, सेम सिमिलर एग्जाम्पल लेते हैं. व्हेन द चाइल्ड इज कंप्लीट देयर होमवर्क, द मदर सेज वी प्रिपेयर अ डिलीशियस फूड जस्ट फॉर यू इफ यू कंप्लीटेड योर होमवर्क. दिस इज द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. व्हेन द मदर से दैट इफ यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क योर फादर विल बी पनिश यू, दिस इज काइंड ऑफ निगेटिव रीइंफोर्समेंट, जहाँ पे हम वो बिहेवियर न करने पे उसे कुछ एवर्सिव या कुछ निगेटिव उसको कॉन्सिक्वेंस होंगे. सपोज उसको जो उसके जो फादर हैं वो उसको पनिश करेंगे या उसको हिट करेंगे, स्लैप करेंगे. ठीक है, तो ये जो बिहेवियर है इससे बचने के लिए वो अगर होमवर्क कर रहा है तो दिस इज अ काइंड ऑफ निगेटिव रीइंफोर्समेंट. ठीक है, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग द बिहेवियर. यहाँ पे भी हमारा जो मोटिव होता है वो बिहेवियर को इंक्रीज करना होता है. ठीक है, बट यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वो निगेटिव वे में यूज़ करते हैं. ठीक है, दैट्स वाई दिस इज द निगेटिव रीइंफोर्समेंट. बट बोथ आर द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड द निगेटिव रीइंफोर्समेंट, बोथ आर यूजिंग फॉर द इंक्रीजिंग द बिहेवियर इन अ रिक्वायर्ड फॉर्म. ठीक है, सो बेसिकली जो चाइल्ड होता है वो एक अवर्सिव सिचुएशन से या एक पेनफुल सिचुएशन से स्केप करने के लिए, उससे बचने के लिए, उससे मूव ऑन करने के लिए वो बिहेवियर करता है. ठीक है, तो ये हो गया निगेटिव रीइंफोर्समेंट. बाकी और जो डिफरेंट टेक्निक्स है, द टोकन इकोनॉमी, अवर्सिव कंडीशनिंग एंड सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड अदर 2, वो हम डिस्कस करेंगे इन अ नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच क्लास. दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे क्लास. थैंक यू सो मच.